नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आई वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें चंद मिनटों में एक पूरा गांव लगभग नक्शे से मिट गया। इस गांव का नाम है धराली, जहां बादल फटा, देखते ही देखते सब कुछ जल प्रलय में विलीन हो गया। चीखते दौड़ते लोग एक झटके में लापता हो गए। ये वो जगह है जहां से गंगोत्री धाम सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है और गंगोत्री की यात्रा करने वाले लोगों का आखिरी पड़ाव इसी गांव में होता है। आज हम इस हादसे की वजहों को समझते हुए इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये हादसा धराली गांव को कितना बड़ा दर्द दे गया। इसके बाद आपको ट्रंप की धमकी पर भारत का वो जवाब बताएंगे जिसने ट्रंप की धमकियों की हवा निकाल कर रख दी है। भारत सरकार ने साफ तौर पर ट्रंप के 25% टैरिफ की सख्त शब्दों में बखिया उधेड़ दी है और ट्रंप को लाल आंखें दिखाने के बाद पश्चिमी देशों को उनके दोहरे मापदंडों को लेकर आईना भी दिखाया है। भारत ने अमेरिका को याद दिलाया कि वही था जिसने भारत को रूस से ज्यादा कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया और आज वो इसी बात पर भारत को नसीहत दे रहा है। अब भारत के कड़े जवाब से बौखलाए ट्रंप ने 24 घंटे में भारत पर भारी टैरिफ फिर से बढ़ाने की चेतावनी दे दी है। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के बने हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं और क्या इस युद्ध में भारत रूस की मदद कर रहा है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस की सेना यूक्रेन पर जिस ड्रोन से हमले कर रही है उसमें ऐसे पुर्जों का इस्तेमाल हुआ है जो भारत और यूरोपियन यूनियन के देशों में बनाए गए हैं। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया है कि ये पुर्जे किसी और माध्यम से रूस पहुंचे, इसमें भारत की कोई सीधी भूमिका नहीं है। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? अंजना, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में आलू पहले आया या टमाटर? ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है और अब इसका जवाब भी मिल चुका है। आलू भले ही सब्जियों का राजा हो, लेकिन इसकी उत्पत्ति टमाटर के बाद हुई। एक रिसर्च में यह भी पता चला है कि आलू का विकास वास्तव में टमाटर से ही हुआ। आज हम ये बताएंगे कि टमाटर से जन्म लेने वाला आलू आज इतना महत्वपूर्ण कैसे बन चुका है। आज की सबसे बड़ी खबर जिसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, खबर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आई है और इन तस्वीरों को देखकर आज पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि हमारे पहाड़ों को आखिर क्या हुआ है। आज दोपहर 1:50 पर उत्तरकाशी में बादल फटने से जबरदस्त तबाही हुई। उत्तरकाशी वही जिला है जिसकी सीमा चीन से लगती है। इस इलाके में हर साल भारी बारिश और बाढ़ की घटनाएं होती हैं, लेकिन आज जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आज उत्तरकाशी के ऊपरी इलाकों में 24 से 36 घंटों के बीच सामान्य से 5 गुना ज्यादा बारिश हुई। जब इतनी बारिश होती है तो इसे क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की प्राकृतिक आपदा माना जाता है। प्रशासन का कहना है कि 20 मिनट में 2 बार बादल फटने की घटनाएं हुई और इससे पहाड़ों का मलबा और बाढ़ का पानी निचले इलाकों में तेजी से पहुंचा। इसकी रफ्तार 43 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। इतनी तेज रफ्तार से पहाड़ों का मलबा पानी के साथ नीचे आया तो उत्तरकाशी के धराली इलाके ने जल समाधि ले ली और वहां तबाही मच गई। ये वही इलाका है जहां से उत्तराखंड के चारों धामों में से एक गंगोत्री धाम की दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर की है। दरअसल अब हम आपको जो ग्राफिक्स में दिखाएंगे उससे आप समझेंगे। जो लोग गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं वो धराली के इसी इलाके में आकर ठहरते हैं, लेकिन आज ऊपरी इलाकों से आई बाढ़ और मलबे में धराली बाजार को भारी नुकसान पहुंचा। पास में जो खीर गंगा गांव था उसका तो पूरी तरह से नामो निशान ही मिट गया है। यहाँ के कई घर, होटल, दुकानें पहाड़ के मलबे के साथ खीरगढ़ में बह गए। खीरगढ़ वहां की एक स्थानीय नदी या जलधारा है, खीर गंगा भी कहा जाता है, जिसमें बारिश के बाद अक्सर जल स्तर बढ़ जाता है। लेकिन आज जिस तरह से इनमें तबाही आई उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो लोग इस जल प्रलय का शोर सुनकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पलक झपकते ही सिर्फ कुछ सेकेंड्स में पूरे इलाके ने जल समाधि ले ली। बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई, कई लोग लापता हो गए। इस आपदा ने सेना के कैंप को भी निगल लिया जिसमें 10 जवान लापता बताए जा रहे हैं और इनमें से एक जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी जेसीओ भी शामिल है। अब तक इस घटना में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालात इतने खराब है कि भारी बारिश के कारण प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाना भी इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है, बहुत मुश्किलें आ रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हर संभव कोशिश करेगी, जबकि गृह मंत्री अमित शाह भी खुद इस घटना की निगरानी कर रहे हैं। आज शाम तक इस इलाके में एनडीआरएफ की एक टीम और सेना के 80 जवानों को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजा जा चुका है। अब तक कुल 80 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन इनमें ज्यादातर लोग वो हैं जो इस बाढ़ की चपेट में नहीं आए थे। जो लोग लापता हुए उनके बारे में अब भी ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, और इसकी बड़ी वजह है कि पहाड़ों का जो मलबा, मिट्टी, पत्थर पानी के साथ बहकर नीचे आता है, वो तुरंत जम जाता है, और ऐसी स्थिति में मलबे के अंदर दबे लापता लोगों का कभी पता नहीं चलता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब भी पहाड़ों पर इस तरह की त्रासदी आती है तो जिस तरह से मलबा वहां पर पसर जाता है, जम जाता है, अगर कोई उसके नीचे दब गया है तो उसके बारे में कोई भी जानकारी निकालना मुश्किल है। इसी साल जून 2025 में उत्तरकाशी के ही इलाके में बादल फटने के बाद 9 मजदूर लापता हो गए थे, जिनमें से 7 मजदूरों का शव आज तक नहीं मिल पाया है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी जो बाढ़ और पहाड़ों का मलबा आया था, उसमें लापता हुए कई लोगों का आज तक पता नहीं चल पाया है। इस त्रासदी को सिर्फ पहाड़ों में रहने वाले और ऐसी आपदा को झेलने वाले लोग ही बता सकते हैं कि क्या कुछ गुजरता है उन पर। इसके पीछे वजह यही है कि पहाड़ का मलबा कुछ ही देर में जम जाता है और वहां ऐसी चट्टानें बन जाती हैं कि उनमें दबे लोगों के शव ढूंढना भी नामुमकिन हो जाता है। लापता हुए लोग कभी नहीं मिल पाते। हालांकि इस मामले में सरकार पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशंस चला रही है, और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के 4 हेलीकॉप्टर्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है। लेकिन ये जो अलग अलग तस्वीरें, और एक तस्वीर खासकर है जिसमें मलबे के ऊपर से एक आदमी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये तस्वीर, इससे पहले वाली तस्वीर दिखाए, ये जो साइड में दिख रही है, ये व्यक्ति किसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करता है मलबे में, लेकिन उसका पैर बार बार उसमें धंसता जाता है। ये देखिए, ये जो पूरा ये मलबा आता है ना, मतलब इसको आप समझ लीजिए कंक्रीट की तरह यहां पर जमने लगता है, उसमें पैर रखना, उस पर चलना, सब कुछ मुश्किल हो जाता है। ये ऐसी त्रासदी होती है। 4 हेलीकॉप्टर्स और जो तैयारियां हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जो तैयारियां हैं, 4 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। 2 हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ में है और 2 हेलीकॉप्टर सहारनपुर में फिलहाल मुस्तैद है। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तरकाशी के धराली गांव की आबादी 1000 थी, और ऐसे में संभव है कि इस घटना में मारे गए लोगों की संख्या ज्यादा भी आ सकती है। धराली बर्बाद हो गया। अरे यहाँ मर गए लोग हैं, तो मर गए यहाँ लोग, काम वो 1.5 फुट यहाँ। ये 5 अगस्त बहुत ही गलत है। 1978 में इसी 5 अगस्त को कन्नौड़िया नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है, ये बहुत कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये तो आई वाला याद आ गया। और भाई साहब 10 कुंटल क्या है, हजारों कुंटल के होने हैं। आदमी पूरा भरा हुआ है। आदमी है इसमें, आदमी है, आदमी है उसमें। हाँ आदमी है। आदमी पूरा देखो। नहीं, वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर बाकी बचे हुए मकान था, उनसे लोगों को निकाल दिया गया है। सेफ प्लेसेस पर उनको ले जाया गया है। आर्मी के साथ में वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, और जैसा अभी पता चला है कि प्रॉपर्टी का तो डैमेज है ही, और कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं अभी इसकी एग्जैक्ट संख्या हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारा भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। ये तस्वीरें जितनी बार भी देखिए, इंसान अंदर से हिल जाता है। उत्तरकाशी के धराली को भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव माना जाता है, और इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। यहाँ सामान्य से ज्यादा बारिश होती है, यहाँ की मिट्टी में तेज पकड़ नहीं है, हल्की मिट्टी है, जिसके कारण भूस्खलन यानी मिट्टी के दरकने से पहाड़ टूटने की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, भूस्खलन। और तीसरा बड़ा कारण यह है कि इंसानों ने यहाँ विकास के लिए पहाड़ों के सीने को अंदर तक खोद डाला है। इनमें भी गढ़वाल क्षेत्र ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां की मिट्टी और चट्टानों की संरचना ऐसी है कि
कि ये भारी बारिश में आसानी से ढह सकती हैं। इस घटना में भी ऐसा ही हुआ है। उत्तराखंड की अलग अलग सरकारों में हर बार इस बात को माना गया कि गढ़वाल क्षेत्र में जिस तेजी से सड़कें, पुल, होटल, दूसरी इमारतें बन रही हैं, वो इस क्षेत्र के लिए खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने इसे रोका नहीं। अगर रोका होता तो आज धराली में शायद ये जल प्रलय इस रूप में नहीं आती। आपको याद होगा जब 2013 में केदारनाथ में इसी तरह से भारी बारिश के बाद तबाही मची थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उत्तराखंड की सरकार को गढ़वाल क्षेत्र में विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर नजर रखनी चाहिए, और हमारी सरकार ने भी सिर्फ नजर ही रखी, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ये सरकारें सोचती है कि ये पहाड़ एक वेकेशन स्पॉट है जहां दूसरे राज्यों के लोग छुट्टियां मनाने आ सकते हैं। बिना देखे हुए, सुरक्षा के मापदंड को माने हुए आप अंधाधुंध विकास कर सकते हैं और इन पर्यटकों से सरकार अपना खजाना भर लेगी। इस सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारी सरकारों को यह भी देखना होगा कि वो किस कीमत पर पर्यटन के लिए हमारे पहाड़ों का इस्तेमाल कर रही है। ये घटनाएं चीख चीख कर कुछ बता रही हैं। उत्तरकाशी का धराली गांव गंगोत्री धाम से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है और एक जमाने में यहां ना के बराबर बड़ी बड़ी इमारतें नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे गंगोत्री धाम आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे यहां विकास के नाम पर होटल, बाजार, दुकानें, रेस्टोरेंट्स बनने लगे। इनमें कई इमारतों का निर्माण नियमों की धज्जियां उड़ाकर हुआ है, लेकिन प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, सरकार को पर्यटकों से पैसा कमाने से फुर्सत कहां थी। मई 2018 में उत्तराखंड की सरकार ने टूरिज्म सेक्टर को एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। ये 2018 की बात है, जिससे पहाड़ों पर होम स्टे, होटल, कैफे बनाना और भी आसान हो गया। जिस धराली गांव में सिर्फ 1000 लोगों की आबादी रहती थी, उस गांव पर हर साल गंगोत्री धाम आने वाले 7 लाख पर्यटकों का बोझ पड़ने लगा और इस इलाके में विकास के नाम पर विनाश शुरू हो गया। इस विनाश की कहानी भी उन जंगलों से लिखनी शुरू हुई जो उत्तराखंड के रक्षा कवच माने जाते थे। पिछले 20 सालों में उत्तराखंड में 50,000 हेक्टेयर में फैले जंगलों को काट दिया गया है। इनमें भी 8,760 जो हेक्टेयर है, जो फैले जंगल हैं, उनको माइनिंग के लिए काट दिया गया है। 7,539 हेक्टेयर में फैले जंगलों को सड़कों के लिए काट दिया गया है। 2,300, इसके बाद वाला नंबर, 2,332 हेक्टेयर में फैले जंगलों को बिजली की लाइनों के लिए काटा गया। 2,295 हेक्टेयर में फैले जंगलों को हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए काटा गया। लगभग 21,000 हेक्टेयर में फैले जंगलों को होटल, होम स्टे, बड़ी बड़ी इमारतें, दूसरे विकास के लिए काटा गया और उत्तराखंड का सारा विकास पर्यटन को लेकर केंद्रित हो गया। लेकिन जंगलों की कटाई से उत्तराखंड में मिट्टी की पकड़ और भी कमजोर हुई। जब बारिश के दौरान मिट्टी धंसने की घटनाएं बढ़ने लगी तो भूस्खलन के मामले भी कई गुना आ गए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो वीडियो आप देखेंगे, अकेले उत्तराखंड में 2015 के मुकाबले 2020 में पहाड़ों के धंसने की 2900% घटनाएं ज्यादा हुई हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में भी भूस्खलन की घटनाओं में 100% का इजाफा हुआ है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये पहाड़ पर्यटकों के बोझ से दरक रहे हैं, क्योंकि पर्यटकों के लिए पहाड़ों पर विकास की सारी सीमाएं लांघी जा रही हैं। ये वो वक्त है जब हम सबको जागना पड़ेगा। हम ऐसी आपदाओं का इंतजार नहीं कर सकते हैं। साल 2000 में 1 करोड़ 10 लाख लोग उत्तराखंड की यात्रा पर गए थे। 2012 में संख्या डबल से ज्यादा, 2 करोड़ 80 लाख, 22 में 5 करोड़ 35 लाख और अब अनुमान है कि साल 2026 में 6 करोड़ 70 लाख लोग एक साल में उत्तराखंड में घूमने के लिए जाएंगे। सोचिए, जिस उत्तराखंड की आबादी, खुद की आबादी 1 करोड़ 25 लाख है, अगर वहां राज्य की आबादी से 4 गुना लोग एक साल में छुट्टियां मनाने जाते हैं, तो क्या उत्तराखंड के पहाड़ पर्यटकों का ये बोझ सह पाएंगे? बिल्कुल नहीं सह पाएंगे। और आज भी वहां यही हो रहा है। अगर नियमों को माने बिना, अगर अंधाधुंध वहां पर विकास के नाम पर पेड़ों को काटा जाएगा, जंगलों को काटा जाएगा, घर बनाए जाएंगे, परिस्थितियां खराब होंगी, इरोजन होगा, जो जमीन है उस पेड़ों की उस पर पकड़ कमजोर होगी और फिर जब इस तरह से भारी बारिश होती है तो उसके बाद से कोई हिसाब किताब बचता नहीं है। आज आप चाहे तो इस विनाश को, इस विकास की कीमत भी कह सकते हैं, जिसे आज उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के आम लोग भी चुका रहे हैं। लगभग 80 लाख आबादी वाले हिमाचल प्रदेश में भी 2022 में 1.5 करोड़ लोग घूमने आए थे और इससे यह पता चलता है कि अगर पहाड़ सिर्फ पर्यटकों के लिए रह जाएंगे तो पहाड़ पर रहने वाले लोगों के साथ क्या होगा? उत्तराखंड की सरकार कहती है कि 2008 में पूरे राज्य में सिर्फ 2500 होटल्स, गेस्ट हाउस, होम स्टे हुआ करते थे, लेकिन अब अनुमान है कि इनकी संख्या
14,000 से ज्यादा हो चुकी है। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि इस घटना में भी 25 से 30 इमारतों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी है और यह भी आशंका है कि भागीरथी नदी के किनारे भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को नुकसान हुआ। इसे कल्प केदार मंदिर भी कहते हैं। मेरे साथ तस्वीरें दिखा दीजिए। कल्प केदार मंदिर भी यहीं पर मौजूद है। ये देखिए, ये वही मंदिर है जहां भगवान शिव को समर्पित प्राचीन शिवलिंग 6 से 9 फीट गहरे कुंड में डूबा रहता है और इस मंदिर का सिर्फ शिखर पानी की सतह से ऊपर दिखाई देता है, उसका शिखर। मान्यता है कि यह मंदिर महाभारत काल का है, जहां पांडवों ने भगवान शिव की आराधना की थी और यहीं से गंगा की प्राचीन धारा का भी संबंध माना जाता है। अगर महाभारत काल का यह प्राचीन मंदिर भी इस आपदा में प्रभावित हुआ है तो यह दुख की बात होगी। हमारे देश में औरंगजेब की कब्र को तो सुरक्षित करके रखा जाता है, लेकिन जो प्राचीन मंदिर है वहां प्राकृतिक आपदाओं के खतरों को कम करने के लिए कड़े कदम क्यों नहीं उठाए जाते। गंगोत्री धाम भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। यह भारत की पवित्र गंगा नदी का उद्गम स्थान है, जहां से भागीरथी नदी निकलती है और जब देवप्रयाग में भागीरथी नदी का अलकनंदा नदी के साथ संगम होता है तो यहां से मां गंगा नदी बहनी शुरू होती है। भारत में गंगा नदी को जीवन और मृत्यु से जोड़ा गया है। मां गंगा नदी सनातन धर्म में मोक्ष देने वाली नदी मानी गई है। मोक्षदायिनी भी है, जीवनदायिनी भी है। जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं, जिसे भारत के लोग गंगा मां कहते हैं। लेकिन सोचिए, आज हमारी इस गंगा के उद्गम स्थान के पास कुदरत का कहर बरप रहा है और पूरा देश इन तस्वीरों को देखकर परेशान है। आज रात सबकी प्रार्थनाएं सिर्फ और सिर्फ धाराली गांव के लोगों के लिए है, जिन्होंने इस त्रासदी को झेला है। जिस तरह से टैरिफ का ये पहाड़ दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गिरता हुआ दिख रहा है, उससे हर तरफ अस्थिरता, अनिश्चितता का माहौल है। इस घटना में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यह आया है कि भारत सरकार ने पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप के 25% टैरिफ की कड़े शब्दों में आलोचना की और प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को एक तरह से आईना दिखाया है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका को आखिर कब लाल आंखें दिखाएंगे। विपक्ष के नेता बार बार ये पूछ रहे थे, तो ये इंतजार अब खत्म हुआ है। भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को आईना भी दिखाया है, उसके दोहरे मापदंड भी खुलकर बताए। तो आइए मैं आज आपको बड़े स्क्रीन पर बताना चाहती हूं कि आखिर भारत ने अपने जवाब में कौन कौन सी बड़ी बातें कही है और अमेरिका को अगर आईना दिखाया है तो किस मायने में दिखाया है। क्योंकि एमईए की तरफ से जारी किया गया ये स्टेटमेंट बीती रात का, यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस से तेल आयात करने की वजह से भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ के निशाने पर है। भारत ने रूस से तेल आयात इसलिए शुरू किया क्योंकि संघर्ष के बाद सप्लाई यूरोप की तरफ कर दी गई। उस समय अमेरिका ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को मजबूत करने के लिए भारत के आयात को प्रोत्साहित किया था। इन शब्दों को गौर से पढ़े वो तमाम लोग जिनको ये समझ नहीं आ रहा था कि भारत क्या कह रहा है। आज अमेरिका को साफ शब्दों में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आप ऊपर में देख रहे हैं, भारत के विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट बाय ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन लिखा है, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी की ये 2 लाइनें हैं जिसको हम ट्रांसलेट करके आपको बता रहे हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि जब रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग शुरू हुई और पूरी वैश्विक ऊर्जा बाजार को मजबूती करने के लिए भारत के आयात को अमेरिका ने ही प्रोत्साहित किया था, एनकरेज किया था, कहा था कि आप उनसे कच्चा तेल खरीदिए क्योंकि इससे थोड़ी स्थिरता बनेगी, वरना तेल की कीमतें जिस तरह से आसमान छुएंगे मुश्किलें आ सकती हैं। अब अगला जो पॉइंट इसमें लिखा गया है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि भारत के जवाब में आईना है न सिर्फ अमेरिका को, जिसने उस समय खुद कहा, प्रोत्साहित किया कि हाँ आप कच्चा तेल रूस से खरीदिए, और आज अपना स्टैंड बदल रहा है। वहीं यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस से तेल आयात करने की जो वजह से भारत हो, अमेरिका हो, यूरोपीय संघ के निशाने पर है, इसको लेकर चर्चा की। हमने अमेरिका को यह भी याद दिलाया है कि 2022 में उसी ने भारत को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया था कि रशिया से कच्चा तेल खरीदे, ताकि दुनिया में जो एक इंस्टेबिलिटी आएगी तेल की कीमत की, अस्थिरता आएगी, वो रोकी जा सके। असल में उस वक्त युद्ध के कारण पश्चिमी देशों ने रूस के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए थे। यूरोप के जो देश रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदते थे, उन्हें इस व्यापार को बंद करना पड़ा था। ऐसे वक्त में अगर भारत भी रूस से तेल नहीं खरीदता तो वैश्विक बाजार में तेल की कमी हो जाती, जिससे कच्चे तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाती।
भारत ने रूस से तेल खरीदकर बाजार में इसकी अतिरिक्त मांग का दबाव कम किया, और जब भारत रूस से तेल खरीदने लगा तो दूसरे देशों को उन देशों से तेल मिलना आसान हो गया जिनसे पहले भारत तेल खरीदता था। ये एक तरह संतुलन था, एक स्टेबिलिटी थी, जो बैलेंस था, जिसे कच्चे तेल का बाजार स्थिर रहा। लेकिन आज इसी के लिए अमेरिका भारत को निशाना बना रहा है। लेकिन हमने भी अमेरिका को इस मुद्दे पर अपनी इन लाइनों से MEA की तरफ से आईना दिखा दिया है। अब अगला आपको दिखाते हैं जो पॉइंट लिखा हुआ है। भारत ने जो अपनी बात कही है, इसमें भारत के आयात का उद्देश्य अपने उपभोक्ताओं के लिए किफायती ऊर्जा लागत सुनिश्चित करना है। इंडिया फर्स्ट। और अगर इंडिया फर्स्ट है तो अपने देशवासियों को, अपने जो उपभोक्ता हैं, अपने उपभोक्ताओं को, उनके लिए हमें किफायती ऊर्जा, हमें मतलब कम से कम कीमत पर उनको पेट्रोल डीजल मिले, उसके लिए काम करना है। वैश्विक बाजार के हालात के कारण यह जरूरी है। भारत की आलोचना करने वाले देश खुद रूस के साथ व्यापार में लिप्त है। अब इससे डायरेक्टली क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि हम रूस से कच्चा तेल इसलिए खरीदते हैं, साफ इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि वो हमें सस्ती दरों पर तेल बेचता है। हमने इस कच्चे तेल को वाइटल नेशनल कंपल्शन भी बताया, वाइटल नेशनल कंपल्शन, जिसका मतलब होता है कच्चा तेल हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, वाइटल है। भारत के पास कच्चे तेल के बड़े बड़े भंडार नहीं है, और ऐसा नहीं है कि हम अपना तेल छोड़कर रशिया से कच्चा तेल खरीद रहे थे। हमें तो ये तेल किसी ना किसी देश से खरीदना ही है, और क्योंकि रूस हमें सस्ती दरों पर यह कच्चा तेल बेच रहा है, इसलिए राष्ट्रीय जरूरत को ध्यान में रखते हुए हम रूस के साथ ये व्यापार कर रहे हैं। और इसी में आगे लिखा है ना कि जो लोग भारत की आलोचना करने वाले देश खुद रूस के साथ व्यापार में लिप्त है, खुद वो रशिया से व्यापार कर रहे हैं। पिछले 3 साल में, अब देखिए जो लिखा हुआ है, पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो भारत की बचत कितनी हुई है। अगर हमने रूस से ये तेल खरीदा है, पिछले 3 साल में रूस से कच्चा तेल खरीदकर भारत ने लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। ये देखिए 2.5 लाख करोड़। तो हम क्यों ना ये पैसे अपने देश के लिए बचाएं, हम क्यों ना अपने देश के उपभोक्ताओं की सोचें। और ये देखिए पिछले 3 साल में अगर हम 2.5 लाख करोड़ रुपए बचाते हैं तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। अगर अमेरिका या कोई और देश हमारे इस पैसे को बचा सकता है तो हम उससे भी ये तेल खरीद कर लेने को तैयार है। लेकिन ये देश हमें डिस्काउंट कहाँ देते हैं, ये तो फायदा उठाना चाहते हैं, और वही बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप आजकल दिखाई दे रहे हैं। अब अगला आपको दिखा देते हैं, क्योंकि इसी से तस्वीर साफ होगी। यूरोपियन यूनियन ने साल 2024 में रूस के साथ 6,80,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया। ये वही यूरोपियन यूनियन है ये जिसमें अनेकों नेटो देश रोज ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि हम फंड कर रहे हैं रूस की जंग को। ये सारे यूरोपियन यूनियन के देश ये असल में ये क्या कर रहे हैं, ये भी विदेश मंत्रालय ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि यूरोपियन यूनियन के, यूरोप के ये देश साल 2024 में रूस के साथ 6,80,000 करोड़ रुपए का व्यापार कर चुके हैं। हमें ज्ञान देते हैं। और आपका जो ये 6,80,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, इस पैसे से क्या रूस नहीं खरीदेगा हथियार? वो इंडिया के ही पैसे से हथियार खरीदता है, आपके पैसे को सजा के अलमारी में रख देता है। तो ये एक तरह से हमने उनको आईना दिखाया है। ये व्यापार सिर्फ वस्तु का नहीं था, सेवाओं को लेकर जो व्यापार हुआ वो 1,74,000 करोड़ का था। ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल वाला पैसा ही वो वॉर में डालता है। जिस भी वजह से वो कमाता है, जिस भी देश से कमाता है, उसका इस्तेमाल रूस कर सकता है। 2024 में यूरोपियन यूनियन ने रूस से 1,65,00,000 टन, ये देखिए LNG, ये खरीदिएगा। इसका पैसा रूस नहीं लगा सकता है, आपका पैसा अलमारी में सजा कर रख देता है। खरीदी जो 2022 से भी ज्यादा थी। तो कुल मिलाकर MEA के स्टेटमेंट्स में यही है। अब यूरोप के देश रूस के साथ सिर्फ कच्चे तेल और गैस ही नहीं बल्कि खाद खरीदते हैं, केमिकल्स खरीदते हैं, माइनिंग, लोहा, स्टील, मशीन्स भी खरीद रहे हैं। अमेरिका भी रूस के साथ व्यापार करने में पीछे नहीं है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है जल्दी से बता दीजिए। और यानी भारत ने अपनी तरफ से, अमेरिका आज भी रूस से अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीदता है। ये अमेरिका, आप सोचिए, और हमें ज्ञान दे रहे हैं कि आप जो तेल खरीद रहे हैं उससे मतलब उसकी वजह से यूक्रेन से जंग लड़ रहा है, अटैक कर रहा है। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जो कि परमाणु उद्योग के लिए जरूरी है। इसी के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जो पैलेडियम है और किसानों के लिए फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स भी अमेरिका खरीद रहा है खुद रूस से। तो ऐसा क्या नियम बन पड़ा है कि पेट्रोल वाला पैसा तो वॉर में जाता है और इसका पैसा वो कहीं पर सजा देता है राष्ट्रपति पुतिन? भारत को निशाना बनाना अनुचित है
अव्यावहारिक है। किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तरह भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों को, नेशनल इंटरेस्ट को और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। तो ये तमाम बातें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में विदेश मंत्रालय की तरफ से कर दी गई हैं। भारत का ये जवाब राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान पर आया है जिसमें उन्होंने भारत पर और भी ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कही है। ट्रूथ सोशल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर दूसरे देशों को बेच रहा है, उससे भारी मुनाफा कमा रहा है। भारत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूस के युद्ध में यूक्रेन में कितने निर्दोष लोगों की जान जा रही है। इसी बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर सब्सटैंशियली ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कही, जिसका मतलब यह हो सकता है कि वो भारत पर 500% टैरिफ लगा सकते हैं। मतलब इस पर अमेरिका के एक सेनेटर मई महीने में एक प्रस्ताव लाए थे जिसमें यह कहा गया था कि जो देश आपत्ति के बावजूद रूस के साथ व्यापार को जारी रखेंगे उन पर अमेरिका सब्सटैंशियली 500% तक टैरिफ लगाएगा। और अब राष्ट्रपति ट्रंप भी वैसी ही बात कर रहे हैं। लेकिन आज सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए कि साहब, आप खुद ही रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो क्या आप अपने ऊपर इस तरह का टैक्स लगाएंगे, अपने देश के व्यापारियों को इस तरह का नुकसान करेंगे? आखिर क्या सोचकर ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? और अपने ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, क्योंकि दुनिया को तो आप बार बार हेकड़ी देते हैं, हर बार एक वार्निंग दे देते हैं टैरिफ बढ़ाने का, सैंक्शंस लगाने का, लेकिन जब आप ही रूस से ये सब कुछ खरीद रहे हैं तो फिर आप पर क्यों ना ऐसी पाबंदियां लगाई जाए? अगर ये टैरिफ 500% हो जाता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार को पूरी तरह बंद कर देना चाहता है। और हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कोई भारत अमेरिका में अब तक 1000 रुपए की बेच रहा था तो वही चीज मौजूदा वक्त में 25% टैरिफ के बाद 1250 रुपए की होगी, और अगर 500% लग जाता है टैरिफ तो 6000 रुपए की हो जाएगी। हालांकि अभी अगला कदम उनका क्या होता है इसके बारे में कोई भी गेस नहीं कर सकता। मतलब मुझे लगता है उनके आसपास भी जो लोग हैं कोई बता नहीं सकता। जो भी फैसला लेना होगा इसको लेकर वही अंतिम फैसला लेंगे, और जब जहां पर जो मन करेगा वो ऐलान वो कर ही देंगे। जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत को इस तरह की धमकियां दे रहे हैं तब ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि चीन अमेरिका के इस टैरिफ को कैसे सामना कर रहा है। यानी इस टैरिफ के खिलाफ चीन का मॉडल क्या है? अमेरिका चीन पर भी रूस और ईरान से तेल ना खरीदने का दबाव बना रहा था और ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी भी दे रहा था, लेकिन चीन ने अमेरिका के दबाव और धमकी को नजरअंदाज किया और कहा कि वो राष्ट्रीय हित के आधार पर ऊर्जा आपूर्ति जारी रखेगा। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर रूस 8 अगस्त से पहले युद्ध विराम पर सहमत नहीं होता है तो अमेरिका रूस के तेल खरीदारों पर ज्यादा प्रतिबंध लगा देगा। लेकिन भारत के बाद चीन ने भी अमेरिका की किसी भी चेतावनी को बेअसर साबित करते हुए कहा कि चीन रूस और ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा। साफ शब्दों में कुल मिलाकर चीन किसी भी स्थिति में पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके पीछे चीन की रणनीति जैसे को तैसे वाली है। वो अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। जितना टैरिफ अमेरिका लगाता है चीन उससे दोगुना टैरिफ लगा देता है, और आगे भी वो ऐसी ही रणनीति पर काम कर रहा है। यह है चीन का तरीका। अमेरिका चीन को व्यावसायिक डील का लालच भी दे रहा है। अगर वो रूस और ईरान के साथ व्यापार बंद कर दे, लेकिन चीन अमेरिका के टैरिफ से लड़ने के लिए तैयार है और वो अमेरिका के दबाव के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस साल 1 फरवरी में को ट्रंप ने चीन के सामान पर 10% टैरिफ लगाया। इसके जवाब में चीन ने 10 फरवरी को अमेरिका के कोयला और एलएनजी उत्पादों पर 15%, कृषि मशीनरी और बड़ी कारों पर 10% टैरिफ लगा दिया। इसके साथ ही गूगल की जांच का भी ऐलान कर दिया। 10 फरवरी को ट्रंप ने स्टील पर टैरिफ बढ़ा दिया। इसके अलावा एल्यूमिनियम पर टैरिफ 10% से 25% सीधा कर दिया। 27 फरवरी को ट्रंप ने अमेरिका की फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमिटी से कह दिया कि वो चीन के निवेशकों को अमेरिका में टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, कृषि मतलब स्वास्थ्य सेवाओं में जो कृषि क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र है, एनर्जी, रॉ मटेरियल्स और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में निवेश करने से ही रोकते। 3 मार्च को ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 20% कर दिया। इसके जवाब में चीन ने चिकन, गेहूं, मक्का, कपास, कॉटन इन पर 15% और सोयाबीन, पोर्क, बीफ, फल, सब्जियों पर 10% टैरिफ लगा दिया। चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका पर मुकदमा भी दायर कर दिया है। 2 अप्रैल को ट्रंप ने मौजूदा 20% टैरिफ के अलावा चीन के सामान पर 34% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया।
जिससे चीन के सामान पर कुल टैरिफ जो है वो अभी 54% हो गया है। इसके जवाब में 4 अप्रैल को चीन ने अमेरिका के सामान पर 34% टैरिफ लगा दिया। 8 अप्रैल को अगर आप देखिए तो ट्रंप ने चीन के सामान पर टैरिफ बढ़ाकर कर दिया था 104%। 9 अप्रैल को चीन ने अमेरिका के सामान पर टैरिफ बढ़ा दिया 34% से 84%। यानी चीन का मॉडल यह है कि वो अमेरिका के किसी दबाव में नहीं आएगा और चीन ये भी कह रहा है कि वो जो सामान अमेरिका में निर्यात करेगा वहां उस सामान 2 कीमतें उसकी लिखी जाएंगी। एक कीमत पुराने टैरिफ वाली होगी और दूसरी कीमत नए टैरिफ वाली होगी। हमने आपको बीते दिन भी बताया था कि किसी भी देश पर, चाहे चीन हो चाहे भारत हो, जब अमेरिका अपना टैरिफ बढ़ाता है तो ये बढ़ी हुई कीमत अमेरिका के लोगों को ही देनी पड़ेगी, उन्हें ही चुकानी पड़ेगी। ऐसे में क्या होगा? चीन ये बता रहा है कि अमेरिकियों को ये पता तो हो कि पुराने टैरिफ से अगर ये सामान उनके हाथ तक पहुंचता तब उन्हें क्या कीमत देनी पड़ती, और अब ट्रंप के बढ़ाए हुए टैरिफ के बाद जब उनके हाथ में वही सामान पहुंच रहा है तब उन्हें उसकी कितनी कीमत देनी पड़ रही है। इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ था। यहां तक कि कुछ बड़ी ऑनलाइन कंपनियों ने यह कहा था कि वो भी पुरानी और टैरिफ के बाद वाली कीमत, दोनों कीमत लिखेंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने किसी तरीके से उन्हें मना लिया और पूरे मुद्दे को दबा दिया। लेकिन आम अमेरिकी को प्री टैरिफ इंक्रीज, यानी टैरिफ बढ़ने के पहले की जो कीमत पर वो सामान खरीदते थे और बाद में जो वो खरीदेंगे, इससे उनकी महंगाई कैसे बढ़ रही है, उनको कितना ज्यादा कीमत देना पड़ रहा है, ये कम से कम अमेरिका के लोग भी तो देखें। इससे अमेरिका के लोगों को यह पता चल सकेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से वो कौन सा, कितना महंगा, कितनी महंगाई के साथ खरीद रहे हैं, और इससे उनके खिलाफ लोगों में एक रोष जरूर बढ़ेगा। पिछले 6 महीनों में राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता तेजी से कम हुई है और इसका कारण क्या है? वो अपनी बात के पक्के नहीं है। दुनिया तो यह भी कह रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप कब फिर से टैरिफ पर यू टर्न ले ले, ये कोई नहीं जानता। असल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति भी ब्लैक और व्हाइट की ही तरह है, जिसे आप इन बातों से समझ सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क को एक सुपर जीनियस बताया था और उन्हें एक सरकारी विभाग का प्रमुख भी बना दिया था। लेकिन बाद में जब उनका विवाद हुआ तो राष्ट्रपति ट्रंप ने एलॉन मस्क को अमेरिका से बाहर निकालने की बात कह दी और उनके फैसलों को भी बकवास बता दिया। इसी तरह जनवरी 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान एक धोखेबाज देश है। यह अभी 2018 की बात है, जो अमेरिका से आर्थिक मदद लेकर आतंकियों को शरण देता है। लेकिन फिर जुलाई 2025 उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर करवाया और कहा उन्हें पाकिस्तान से प्यार है, लव पाकिस्तान। दिसंबर 2000 अगर आप देखिए उनका तो 24 की बात है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध की आलोचना की। व्हाइट हाउस में यह तक कहा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यह युद्ध शुरू ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब यही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को नए हथियार देंगे, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को मदद मिलती रहेगी। अगर आपको याद हो, व्हाइट हाउस में बिठाकर इतना बेइज्जत किया था उन्होंने ज़ेलेंस्की को कि जैसे वो उनसे पैसे लेते हैं उनके रहमो करम पर इस वक्त है। फरवरी 2022 को राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी खूब तारीफ की, उन्हें भी जीनियस बताया, यूक्रेन पर हमला करने के लिए उन्हें स्मार्ट कहा। लेकिन आज राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन को धमकी दे रहे हैं। नेटो को लेकर भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कई यू टर्न्स लिए हैं और जलवायु परिवर्तन, सीरिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के मुद्दे पर भी आप राष्ट्रपति ट्रंप की राजनीति को ब्लैक और व्हाइट में आसानी से देख सकते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। आज हम ब्लैक और व्हाइट कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी बात के पक्के नहीं हैं। उन्होंने शायद अपनी बात से सबसे ज्यादा बार पलटने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और कौन जानता है कि टैरिफ के मुद्दे पर भारत को लेकर वो फिर से नहीं पलटेंगे। कल को अगर कोई डील हो गई, राष्ट्रपति ट्रंप की भाषा ऐसी नहीं होगी जैसी कि इस वक्त है। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर डोनाल्ड ट्रंप की पूरी राजनीति जरा समझाना चाहती हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये पॉलिटिक्स समझना, इसमें अच्छों की हालत खराब हो रही है, खुद अमेरिका में हो रही है और आम अमेरिकी लोगों की हो रही है। हर वक्त वो अलग अलग अंदाज में देखते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी राजनीति के 2 ध्रुव यानी 2 पॉइंट्स बनाए। इनमें से एक पॉइंट पर है इजराइल के ये राष्ट्रपति पुतिन और ज़ेलेंस्की दिख रहे हैं पहले, तो इनके बारे में आपको बता देते हैं। एक पॉइंट पर है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और दूसरे पॉइंट पर है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। इन दोनों नेताओं के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया को अपने तरीकों से साधने की कोशिश करते हैं और पश्चिमी मीडिया इसे
ट्रंप जियोपॉलिटिक्स कहती है। इसमें इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप मिडिल ईस्ट के देशों में डील करना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि जब उन्हें मिडिल ईस्ट के देशों को मनाना होता है तो वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू की आलोचना करते हैं। इसके बाद आपको नेतन्याहू और उनकी तस्वीर दिखेगी। क्या वो तस्वीर हम दिखा सकते हैं? क्योंकि नेतन्याहू को वो कभी बड़ाई भी कर देते हैं, कभी खुश भी कर देते हैं, फिर कभी उनकी नाराजगी भी कर देते हैं। उनके बारे में ये कह देते हैं कि उनको तो कुछ आता ही नहीं है। उन्होंने अपशब्द भी बोले नेतन्याहू के लिए। लेकिन जब उन्हें मिडिल ईस्ट के देशों को कोई कड़ा संदेश देना होता है तो वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तारीफ करते हैं। ऐसी ही सोच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लेकर भी उन्होंने अपनाई है। जब राष्ट्रपति ट्रंप रशिया को अपनी तरफ करना चाहते हैं तब उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की आलोचना की। उन्हें इस युद्ध के लिए जिम्मेदार तक बता दिया। व्हाइट हाउस में बिठा के यही ज़ेलेंस्की साहब वहां पर थे। यही नहीं, यहां तक कह दिया एकदम कि आप पैसे हम ही से मांगते हो और रहमो करम पर हमारे हो। लेकिन अब जब उन्हें यह लगा कि रूस की साइड लेने से दुनिया का उन्हें कम समर्थन मिल रहा है, अब वो यूक्रेन की तरह से मदद कर रहे हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप की राजनीति इन दोनों नेताओं के इर्द गिर्द की जा रही है। हालांकि इसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को चीयर लीडर की भूमिका में रखा हुआ है। ये साहब यहां आसिम मुनीर। अब कैसे आसिम मुनीर का इस जियोपॉलिटिक्स में वो इस्तेमाल करते हैं ये भी आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि ईरान में हमले के कुछ दिन पहले उनको लंच पे बुलाया जाता है। कई लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान का भी इस्तेमाल किया हुआ हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे मुस्लिम देशों में पाकिस्तान को कैसे इस्तेमाल करना है उनको पता है। और राष्ट्रपति को उनके हर सही और गलत फैसले के लिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गाइड किया जाता है। लेकिन चीयर करने के लिए, मतलब जब उनको खूब वाहवाही करनी हो और बदले में पाकिस्तान को खूब मदद भी मिलती रहती है। अमेरिका के नाम पर IMF जैसी संस्थानों से वो पैसे भी मांगता है, भीख मांगता है और वहां पर उसको मदद मिल जाती है। अब हम यूक्रेन ने भारत सरकार और यूरोपियन यूनियन को एक नई शिकायत भेजी है। इसमें ये आरोप है कि रूस की सेना यूक्रेन पर जिन ड्रोन से हमले कर रही है उनमें ऐसे पुर्जों का इस्तेमाल हुआ है जो भारत और यूरोपियन यूनियन के देशों में बनाए गए। इस कॉम्बैट ड्रोन को शाहिद 136 भी कहते हैं, जिन्हें ईरान ने बनाया है। ये बात सब जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका से दुश्मनी होने के कारण ईरान और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं। इतने अच्छे हैं कि रूस ने अब तक यूक्रेन पर जितने भी हवाई हमले किए उनमें ईरान के ही शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। यूक्रेन का दावा है कि 2022 से अब तक रूस 6000 से ज्यादा शाहिद ड्रोन से हमले कर चुका है, जिस पर अब यूक्रेन ने भारत को लेकर भी एक नई शिकायत की है। तो ये कितनी हैरानी की बात है, या फिर सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से होता है कि एक दिन डोनाल्ड ट्रंप रूस की मदद की बात करते हैं और फिर यूक्रेन मैदान में कूदता है। यूक्रेन की शिकायत में यह कहा गया है कि इस ड्रोन में ऐसे 2 खास पुर्जों का इस्तेमाल हुआ है जिनका निर्माण भारत में हुआ। इनमें एक पुर्जे को ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी होता है, और दूसरा पुर्जा को सेमीकंडक्टर चिप कहते हैं। इनका इस्तेमाल ड्रोन के पावर यूनिट और सैटेलाइट सिस्टम के एंटेना में किया जाता है। और यूक्रेन का ऐसा दावा है कि जब उसने युद्ध में नष्ट हुए रूस के कुछ ड्रोन्स की जांच की तो उसे इसमें भारत में बने पुर्जों का पता चला। भारत के अलावा कुछ और ड्रोन्स में यूरोप में बने इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का भी इस्तेमाल हुआ है, जिस पर यूक्रेन ने चिंता जताई है। अब यूरोप के देश तो तथाकथित रूप से इस पूरी जंग में ज़ेलेंस्की के साथ हैं, तो फिर उन पुर्जों का क्या हिसाब मांगेंगे ज़ेलेंस्की साहब। हालांकि जो लोग इस खबर से यह अंदाजा लगा रहे हैं कि भारत यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद कर रहा है, वो लोग पूरी तरह से गलत है। कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत हर निर्यात में सख्त कानूनों का पालन करता है और इस मामले में संभव है कि ये पुर्जे किसी दूसरे रास्ते से ईरान या रूस तक पहुंचे। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये पुर्जे प्लग एंड प्ले होते हैं, यानी कोई भी इन्हें बिना भारत की मदद के इस्तेमाल कर सकता है। वो कैसे? ऐसी स्थिति में इन पुर्जों को सीधे भारत से ना खरीदकर किसी तीसरे देश से खरीदा जाता है। जैसे इस मामले में हो सकता है कि भारत ने जो पुर्जे पश्चिमी एशिया के देशों को भेजे उनमें ईरान और रूस ने इन पुर्जों को खरीद लिया। इस खरीद को इसलिए भी नहीं रोका जा सकता क्योंकि ये पुर्जे ड्यूअल यूज आइटम की श्रेणी में आते हैं, मतलब 2 जगहों पर यूज हो सकते हैं। इसका मतलब ऐसे पुर्जे होते हैं जिनका इस्तेमाल हथियार, मिसाइल, ड्रोन बनाने में भी हो सकता है, और यही पुर्जे टीवी, मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर तक बनाने में भी इस्तेमाल हो सकते हैं।
और जब इन सामान का निर्यात होता है तो ये पता ही नहीं चल पाता है कि भारत इन पुर्जों को जिन देशों में भेज रहा है वो देश इन्हें किसी और देश को तो नहीं भेज रहे। आगे उदाहरण के लिए यूरोप के देशों के पुर्जे भी रूस के हथियारों में इस्तेमाल हुए, लेकिन क्या कोई ये कह रहा है कि यूरोप के देश रूस की युद्ध में मदद कर रहे हैं? लेकिन भारत को लेकर इसी तरह का नैरेटिव गढ़ने की फिर से कोशिश हो रही है कि आज से नहीं हो रहा है। जब ये यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ तब से भारत पर बार बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि हम रूस को हथियार बनाने के लिए जरूरी पुर्जे दे रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी। देखिए ये आज पश्चिमी मीडिया भी क्या क्या करता है खेल, वो आपके सामने एक्सपोज करते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ब्रिटेन की एरोस्पेस कंपनी से जो ट्रांसमीटर्स, कॉकपिट उपकरण, एंटेना खरीदे, उन्हीं से मिलते जुलते कुछ उपकरण HAL ने रूस की एक सरकारी एजेंसी को सीधे बेच दिए। इसमें यह भी लिखा था कि रूस ने इन उपकरणों के लिए HAL को 121 करोड़ रुपए का भुगतान किया और इस डील से हमने 7 गुना ज्यादा पैसे कमाए। एक सनसनीखेज रिपोर्ट जिसने द न्यूयॉर्क टाइम्स को चर्चा में ला दिया, लेकिन जब इसके सबूत मांगे गए तो कह दिया गया कि भारत पर कोई भी आरोप पक्के रूप से नहीं लगाया गया। मतलब कुछ भी लिख दीजिए, उसके बाद से कह दीजिए पक्के रूप से हमने आरोप नहीं लगाया है। और पश्चिमी मीडिया को सिर्फ हम पर शक है। शक के बिना पर एक पूरे देश पर कुछ भी लिखते हैं और बाद में जब पूछा जाता है, जवाबदेही मांगी जाती है तो कहते हैं कि पुख्ता कुछ नहीं है हमारे पास। इससे पहले भी नवंबर 2022 में रॉयटर्स ने, फरवरी 2024 में CNN ने, सितंबर 2024 में फाइनेंशियल टाइम्स ने और अक्टूबर 2024 में ब्लूमबर्ग ने भारत बैकडोर चैनल से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद कर रहा है ऐसी खबरें चली। लेकिन हर बार ये सारे आरोप सिर्फ एक सनसनीखेज कहानी तक सीमित निकले। हाल ही में आपने देखा था कैसे रॉयटर्स ने ये पूरी खबर चला दी थी और ये बता दिया था कि अब रूस से हम डर कर तेल नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन यह खबर भी गलत साबित हुई। हर बार अज्ञात सूत्रों के हवाले से ये खबरें छापी गई और भारत के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया गया, जबकि भारत की सरकार बार बार कह चुकी है कि हम इस युद्ध में किसी के साथ नहीं है, भारत युद्ध का विरोध करता है। वैसे ये दुनिया विरोधाभास से भरी हुई है। आपको लगता होगा कि किसी की बुराई करना, उसे नीचा दिखाना, उसके खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ना या भेदभाव करना, ये सब सिर्फ आम लोगों के जीवन में होता है। लेकिन हकीकत यह है कि कूटनीति की दुनिया में भी यही सब होता है और इसका सबसे ताजा उदाहरण है वो पाकिस्तान, जो आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस उसके खिलाफ इस युद्ध में मर्सिनरीज की मदद ले रहा है। मर्सिनरीज का मतलब होता है भाड़े के वो सैनिक जो पैसों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर युद्ध लड़ते हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूस ने अभी चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों से भाड़े के सैनिकों को हायर किया है और यही सैनिक यूक्रेन के उत्तर पूर्वी हिस्सों में रूस की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। अगर यह दावा सही है तो इन्हीं ज़ेलेंस्की साहब को तुरंत फोन उठा के डोनाल्ड ट्रंप को बताना चाहिए, क्योंकि वो तो आई लव पाकिस्तान कह रहे हैं। अब सवाल इन्हीं विरोधाभासों का है। इनमें भी कुछ गुट पाकिस्तानी मर्सिनरीज के हैं और यूक्रेन की सेना का कहना है कि उसके पास इस बात के पर्याप्त सबूत है, भेजे ना लिफाफे में बंद करके डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन सोचिए इस बात के लिए पाकिस्तान की कितनी आलोचना हो रही है। आपने कब राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका के मीडिया, पश्चिमी देशों को यह कहते हुए सुना कि पाकिस्तान पैसों के लिए रूस की तरफ से युद्ध लड़कर दुनिया में अशांति फैला रहा है? और यह बात तो ऑन रिकॉर्ड यूक्रेन की सरकार कह रही है। ये कितनी अजीब बात है कि भारत के पुर्जे अगर किसी और देश से रूस और ईरान तक पहुंच जाएं तो उस पर सीधे सीधे भारत को कटघरे में विदेशी मीडिया खड़ा कर रही है, लेकिन जब ये सबूत मिलते हैं कि पाकिस्तान युद्ध लड़ने में रूस की मदद कर रहा है तो इस पर मुंह बंद, कोई शोर नहीं। इसके लिए पाकिस्तान की जिम्मेदारी तक तय नहीं होती, डोनाल्ड ट्रंप की आंखों पर भी पट्टी बन जाती है। कुछ दिलचस्प अनसुलझे सवालों की बात होती है तो अक्सर पूछा जाता है कि इस दुनिया में द हेन और द एग विच केम फर्स्ट। ऐसा ही एक सवाल है जिसका जवाब वैज्ञानिक रिसर्च में पता चल गया है और यह सवाल है आलू पहले या टमाटर। तो अब इस सवाल का जवाब मिल गया है कि टमाटर ना सिर्फ आलू से पहले आया बल्कि टमाटर आलू का पूर्वज भी है, क्योंकि आलू का विकास टमाटर से ही हुआ है। सेल प्रेस जर्नल में प्रकाशित इस रिसर्च में पता चला है कि आलू का विकास दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला पर 90 लाख साल पहले हुआ था। ये दो अलग अलग पौधों के हाइब्रिडाइजेशन से विकसित हुआ, जिसमें एक पौधा था टमाटर, दूसरा पौधा था आलू। आलू जैसा दिखने वाला एट्यूबरोजम नाम का एक जंगली आलू।
टमाटर और एट्यूबोरसम के हाइब्रिडाइजेशन से आलू की उत्पत्ति हुई और इसमें ट्यूबर्स यानी कंद का विकास हुआ। सोचिए, आज आलू की बनी फ्रेंच फ्राइज, टोमेटो केचप और का एक बेजोड़ रिश्ता है, लेकिन शायद ये रिश्ता 90 लाख साल पहले ही बन गया था जब टमाटर से आलू की उत्पत्ति हुई। आज आलू दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण स्वादिष्ट खाद्य फसल है। हर दिन अधिकतर लोगों के भोजन में किसी न किसी रूप में आलू शामिल हो जाता है। आज एक इंसान के कैलोरी इंटेक का 80% चावल, मक्का, गेहूं के साथ मिलकर आलू से होता है। आलू खान पान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हर किसी रूप में एडजस्ट हो जाता है। इसकी यही फ्लेक्सिबिलिटी है। रोस्टेड खाते हैं लोग, मैश्ड खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, हर तरह से शामिल होता है। अकेली ऐसी सब्जी है जो कितनी और सब्जियां मिला लीजिए उतना ही पसंद से लोग खाते हैं। सब्जी ही नहीं, भारतीयों का पसंदीदा आलू पराठा, समोसे में आलू, अलावा कचौड़ी, आलू टिक्की, आलू चाट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आलू के तमाम अलग अलग व्यंजन हैं। दूसरे रूपों में भी आलू का उतना ही महत्व है। चिप्स, अगर आप देखें तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में चिप्स की बहुत भारी बिक्री होती है। चिप्स का पूरा मार्केट आलू के बिना कल्पना नहीं उसकी की जा सकती। विकल्प कई आते हैं लेकिन उसकी वैसे ही बिक्री होती है। फ्रेंच फ्राइज, आलू भुजिया, ये सब कुछ है। व्रत रखने में लोग आलू का इस्तेमाल करते हैं, फलाहार माना जाता है और इसलिए खाते हैं। देश भर में त्योहारों पर लगने वाले भंडारे में कल्पना नहीं की जा सकती, इसकी अहमियत इतनी बड़ी है। तो यही वजह है कि आलू चावल और गेहूं के बाद तीसरा प्रमुख खाद्य फसल है भारत का। कुपोषण और भुखमरी में लड़ने से भारत की मदद करता है। आलू ऐसी फसल है जो कम समय में तैयार हो जाती है और किसानों की आय का अहम स्रोत है। इस ठंडे और सूखे स्थान पर महीनों तक रखा जा सकता है। बहुत सारे उसके फायदे हैं। भारतीयों के भोजन का अहम हिस्सा है। भारत में बाहर से ही आया हुआ है लेकिन दक्षिण अमेरिका में इसका शुरुआत हुई थी, फिर यूरोप पहुंचा। यूरोप से 16वीं 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली और डच व्यापारियों के माध्यम से भारत आया। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इसकी खेती को बढ़ावा दिया। धीरे धीरे किसानों में लोकप्रिय हुआ, धीरे धीरे रसोई का हिस्सा बन गया और अब अगर आप देखें तो तमाम देशों में आलू के उत्पादक के रूप में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। आलू को भले सब्जियों का राजा कहा जाता है लेकिन इसे बदनाम करने की भी खूब कोशिश होती है। दुनिया में कई लोग कार्ब्स से बचने के लिए, कार्बोहाइड्रेट से बचने के लिए कहते हैं कि इसको नहीं खाना चाहिए, लेकिन यही वो सब्जी भी है जो करोड़ों लोगों का पेट भरता है। अगली खबर का रुख करते हैं। हमारे देश में जब नेताओं के राजनीतिक प्रोपेगेंडा फेल हो जाते हैं तब वो झूठ फैलाने के काम पे लग जाते हैं। आज जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटे 6 साल हो गए। 6 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने आतंक और पत्थरबाजी से दूरी बनाई, शांति विकास का रास्ता अपनाया। कश्मीरी प्रोपेगेंडा पर राजनीतिक दुकानें फिर भी चल रही हैं। नेता आज ब्लैक डे के नाम पर अलग अलग जगहों पर मातम मनाते हुए भी दिखाई दिए। इसमें जो प्रमुख नेता वहां के हैं आप उन्हें देख ही रहे हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो। ब्लैक डे के तौर पर आज मनाया जा रहा है, जबकि यहीं से पर्यटन का, हर चीज का एक ऐसा रास्ता खुला 370 हटने के बाद जो कश्मीर के लिए परिवर्तन का दौर आया, उस पर लोग काला चादर डालने के लिए इस तरह से खुलकर विरोध कर रहे हैं। ब्लैक डे के नाम पर मातम मना रहे लोग हैं। इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कांग्रेस, जम्मू कश्मीर की कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर मातम मनाने वाले ये वही नेता हैं जिनको आप अलग अलग जगहों पर देखेंगे। 2024 विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता ने भी इनको नकार दिया था। भ्रम फैलाने वाले नेताओं को दरकिनार करते हुए प्रदेश की जनता ने शांति और विकास को तरजीह दी। जम्मू कश्मीर सुरक्षा, आर्थिक स्थिति और टूरिज्म को लेकर पहले से ज्यादा मजबूत है। आज हम आपको बताएंगे कि अनुच्छेद 370 हटने के 6 वर्षों में जम्मू कश्मीर कितना बदल गया है। किसी प्रदेश में विकास की मौजूदा स्थिति वहां हुए निवेश से पता चलती है और जम्मू कश्मीर में निवेश बहुत तेजी से बढ़ा है। जम्मू कश्मीर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए साल 2021 में केंद्र सरकार न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम लेकर आई थी। उसके तहत अलग अलग चरणों में यहां लगभग 1,63,000 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। राज्य में 359 फैक्ट्रियों को दोबारा शुरू किया गया है। जल्दी ही 1,424 फैक्ट्रियां और शुरू होने वाली हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि 2024-25 में यह निवेश 2020 की तुलना से 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। साल 2015-16 में राज्य की जीडीपी 1,17,000 करोड़ थी, जो 23-24 में बढ़कर 2,45,000 करोड़ रुपए हो गई है
और अब 2024-25 में इसके 2,63,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे में बदलाव निवेश ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कमाने के मौके दिए, इसकी वजह से उनके जीवन स्तर में सुधार आया। राज्य में बढ़ता निवेश तभी मुमकिन हो पाया जब सुरक्षा व्यवस्था पहले से मजबूत हो। आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा याद रखें, बोलने का हक छीना जा सकता है, खामोशी का नहीं। नमस्कार।